आज बात करते हैं पत्थरों की। मतलब वो पत्थर जिनसे हमारी इमारतें बनती हैं। कभी सोचा है कि ये शायद इंसान का सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद बिल्डिंग पार्टनर रहा है। गुफाओं से लेकर आज के महलों तक पत्थर ने सब देखा है। तो आज हम इसी पार्टनर को थोड़ा और करीब से जानेंगे। हमारे पास से पीसी वर्गीज की किताब बिल्डिंग मटेरियल्स और उसका पहला चैप्टर। और हमारा मिशन है ये समझना कि एक अच्छा इमारती पत्थर होता क्या है, उसे चुनते कैसे हैं और उसकी पूरी कहानी क्या है। और ये कहानी बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर लोग पत्थर को सिर्फ मतलब रंग और डिजाइन के लिए चुन लेते हैं, लेकिन पत्थर सिर्फ दिखने की चीज नहीं है। उसका जो डीएनए है, यानी वो बना कैसे है और उसके गुण क्या हैं, ये तय करता है कि इमारत 100 साल खड़ी रहेगी या 10 साल में ही जवाब दे देगी। सही पत्थर चुनना आधा इंजीनियरिंग का काम है, सच में। बिल्कुल। तो फिर शुरू कहाँ से करें? शायद वहीं से जहां से पत्थर की कहानी शुरू होती है। चट्टानों से? हाँ, चट्टानों से। ये कितने तरह की होती हैं? किताब में बताया गया है कि चट्टानों को हम 3 नजरियों से देख सकते हैं। एक तो वो बनी कैसे, मतलब जियोलॉजिकल। दूसरा, वो दिखती कैसी हैं, यानी फिजिकल। और उनके अंदर है क्या, मतलब केमिकल। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बनती कैसे हैं। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है मुझे लगता है। इसे ऐसे समझिए कि चट्टानों का ना अपना एक जीवन चक्र होता है। सबसे पहली स्टेज है आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। अग्नि से बनी हुई? बिल्कुल। जब धरती के अंदर का पिघला हुआ लावा या मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो ये चट्टानें बनती हैं। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं, मानो चट्टानों के बॉडी बिल्डर। ठीक है, यानी ये ओरिजिनल चट्टानें हैं जो सीधे लावा से बनी। बिल्कुल। अब समय के साथ क्या होता है, हवा, पानी, बारिश, ये सब इन बॉडी बिल्डर चट्टानों को तोड़ती और घिसती रहती हैं। करोड़ों साल तक ये छोटे छोटे कण नदियों के साथ बहकर या हवा से उड़कर कहीं जमा होते रहते हैं, परत दर परत। जब इन परतों पर भारी दबाव पड़ता है तो ये फिर से जुड़कर एक नई चट्टान बना लेती हैं। इन्हें कहते हैं अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा। हमारा लाल किला जिस बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से बना है वो इसी का एक उदाहरण है। चूना पत्थर भी ऐसा ही है। मतलब ये एक तरह से रिसाइकल्ड चट्टानें हुई जो पुरानी चट्टानों के टुकड़ों से बनी। एकदम सही शब्द। रिसाइकल्ड। और अब आता है तीसरा और सबसे नाटकीय रूप, कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब कोई आग्नेय या अवसादी चट्टान धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की चपेट में आती है तो वो अपना रूप पूरी तरह बदल लेती है। उसकी काया पलट जाती है। हाँ, काया पलट जाती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है संगमरमर, मार्बल, जो चूना पत्थर के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में पकने से बनता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ताजमहल में जो संगमरमर लगा है वो असल में चूना पत्थर का ही एक बदला हुआ एक ग्लैमरस अवतार है। ये तो कमाल की बात है कि हर पत्थर अपनी जिंदगी में तीनों रूप ले सकता है। एक पत्थर जो आज ग्रेनाइट है वो करोड़ों साल बाद घिसकर बलवा पत्थर बन सकता है और फिर जमीन में दबकर संगमरमर में बदल सकता है। बिल्कुल, ये चट्टानों का अपना जीवन चक्र है। अब अगर हम इनके केमिकल मेकअप की बात करें तो वो भी पत्थर की पर्सनालिटी तय करता है। मोटे तौर पर 3 तरह की पर्सनालिटी हैं। पहली सिलिशियस, जिसमें सिलिका ज्यादा हो, ये जिद्दी और मजबूत होते हैं। जैसे ग्रेनाइट। हाँ, जैसे ग्रेनाइट। दूसरी अर्गिलेशियस, जिसमें मिट्टी या एल्यूमिना हो, ये थोड़े नरम मिजाज के होते हैं, जैसे स्लेट। और तीसरी है कैल्केरियस, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो। ये एसिड के सामने थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे संगमरमर या चूना पत्थर। और यही वजह है कि एसिड रेन का सबसे बुरा असर ताजमहल पर दिखता है। तो ये तो चट्टानों की पूरी जन्म कुंडली हो गई। लेकिन अगर हमें किसी पत्थर को अपने घर में जगह देनी है तो सिर्फ खानदान देखने से तो काम नहीं चलेगा, उसका रिज्यूमे भी देखना पड़ेगा, है ना? मतलब उसमें गुण क्या क्या हैं? बहुत सही कहा। एक अच्छे पत्थर का इंटरव्यू कई पैमानों पर होता है। सबसे पहली चीज तो है दिखावट, मतलब अपीयरेंस, और संरचना, मतलब स्ट्रक्चर। पत्थर का रंग एक जैसा होना चाहिए और उसमें कोई दरारें या छेद नहीं होने चाहिए। ये तो बेसिक बात हो गई। और मजबूती के बारे में क्या? उसे कैसे नापते हैं? मजबूती यानी स्ट्रेंथ सबसे जरूरी है। किताब के हिसाब से एक अच्छे पत्थर को कम से कम 100 mm स्क्वायर का दबाव झेलना चाहिए। 100 mm स्क्वायर? हाँ, अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसे ऐसे समझिए कि एक छोटे से सिक्के के बराबर पत्थर पर एक बड़ी एसयूवी कार का वजन डाल दो, तब भी वो ना टूटे। बाप रे!
हाँ, इतनी मजबूती होनी चाहिए। ये तो काफी मजबूत हुआ। और कठोरता, हार्डनेस, क्या मजबूती और कठोरता एक ही बात है? नहीं, दोनों अलग हैं। मजबूती टूटने से बचाती है और कठोरता, घिसने से। हाँ, घिसने से। फर्श, सीढ़ियों या सड़क पर ऐसे पत्थर चाहिए जो चलने फिरने से घिसे नहीं। इसके साथ ही एक और गुण जुड़ा है, टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। यानी पत्थर मौसम की मार, धूप, बारिश, केमिकल्स, इन सबको कितने अच्छे से झेलता है। मतलब एक ऐसा पत्थर चाहिए जो मजबूत भी हो, कठोर भी और मौसम से लड़ भी सके। लेकिन लेकिन अगर कोई पत्थर बहुत ज्यादा कठोर हुआ तो उसे काटना छाटना भी तो मुश्किल होगा। बिल्कुल, यहीं पर कार्यशीलता यानी वर्केबिलिटी की बात आती है। पत्थर इतना भी कठोर ना हो कि उसे मनचाहा आकार देना बहुत महंगा और मुश्किल हो जाए। एक संतुलन बनाना पड़ता है। मुझे याद है, एक प्रोजेक्ट में किसी ने बाहरी दीवार पर एक बहुत सुंदर लेकिन मुलायम चूना पत्थर लगा दिया। अच्छा। बारिश और प्रदूषण ने 2 साल में उसकी हालत खराब कर दी। ये दिखाता है कि सिर्फ सुंदरता देखकर लिया गया फैसला कितना महंगा पड़ सकता है। और पानी सोखने की क्षमता का क्या? मैंने सुना है कि ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, सरंध्रता या पोरोसिटी। एक अच्छा पत्थर कम से कम पानी सोखता है। अगर पत्थर स्पंज की तरह पानी सोखेगा तो 2 दिक्कतें हैं। एक तो नमी से दीवार में सीलन आएगी। हाँ। दूसरा, अगर आप ठंडी जगह पर हैं तो पत्थर के अंदर जमा हुआ पानी बर्फ बनकर फैलेगा और पत्थर को अंदर से तोड़ देगा। एग्जैक्टली। और आखिर में अग्नि प्रतिरोध, फायर रेजिस्टेंस। आग लगने पर पत्थर को चटकना नहीं चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि चूना पत्थर आग में जल्दी टूट जाता है जबकि बलुआ पत्थर बेहतर काम करता है। तो मतलब पत्थर चुनने से पहले पूरी साइंटिफिक जांच पड़ताल जरूरी है। अच्छा, जब पत्थर चुन लिया तो उसे खदान से निकालते कैसे हैं? ये सिर्फ हथौड़े से तोड़ने जैसा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे क्वेरिंग कहते हैं और ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। छोटे पैमाने पर या नरम चट्टानों के लिए वेजिंग का तरीका इस्तेमाल होता है, जिसमें चट्टान की दरारों में लोहे की पचड़ें फंसाकर ठोकी जाती हैं। एक पुराना तरीका हीटिंग का भी है, जिसमें पत्थर की सतह को गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं, जिससे ऊपर की परत चटक कर अलग हो जाती है। और जब बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स चाहिए हों तब ब्लास्टिंग का इस्तेमाल होता है। इसमें चट्टान में ड्रिल करके विस्फोटक भरे जाते हैं। लेकिन ये कोई अंधाधुंध धमाका नहीं होता। इसके पीछे भी साइंस है। किताब में लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस या LLR का जिक्र है। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे अखरोट तोड़ना हो। आप कहीं भी हथौड़ा नहीं मारते हैं ना, आप उसकी सबसे कमजोर लाइन ढूंढते हैं जहां वो आसानी से टूट जाए। ब्लास्टिंग में LLR भी चट्टान की वही कमजोर नस है। अच्छा। एक्सपर्ट्स विस्फोटक को ठीक उस जगह पर लगाते हैं जहां सबसे कम जोर लगाकर चट्टान को सही दिशा में और सही आकार में तोड़ा जा सके। मकसद पत्थर निकालना है, उसे बर्बाद करना नहीं। समझ गया। ये तो चट्टान को नियंत्रित तरीके से तोड़ने का विज्ञान है। अब खदान से पत्थर निकल तो आया, लेकिन वो तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसे सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते होंगे। बिल्कुल। इसके बाद होती है पत्थरों की गढ़ाई यानी ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। खदान से निकले उबड़ खाबड़ पत्थर को जरूरत के हिसाब से सही आकार, साइज और फिनिश देना। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। जब दीवार बनाने के लिए हर पत्थर एक जैसे आकार का होता है तो जोड़ मजबूत बनते हैं और मसाला भी कम लगता है। चलिए, अब भारत में मिलने वाले कुछ मशहूर पत्थरों की बात करते हैं। किताब में भी कुछ का जिक्र है, जैसे ग्रेनाइट। हाँ, ग्रेनाइट तो चट्टानों का राजा है। आग्नेय चट्टान है, बेहद मजबूत और टिकाऊ। पॉलिश कर दो तो शीशे जैसी चमक। दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिर ग्रेनाइट से बने हैं, जो आज भी वैसी ही खड़े हैं। इसका इस्तेमाल पुलों की नींव और समुद्री दीवारों जैसी जगहों पर होता है, जहां बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए। और बिसाल्ट, इसका नाम भी बहुत सुना है। बिसाल्ट या ट्रैप भी ग्रेनाइट जैसा ही मजबूत है। ये ज्यादातर सड़क बनाने में गिट्टी के तौर पर या कंक्रीट में मिलावे मतलब एग्रीगेट के रूप में काम आता है। इसकी मजबूती इसे भारी ट्रैफिक झेलने लायक बनाती है। और बलुआ पत्थर, दिल्ली का लाल किला, जयपुर का हवा महल, सब इसी से बने हैं। ये इतना लोकप्रिय क्यों रहा? बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन की खासियत है उसकी कार्यशीलता, वर्केबिलिटी। इसे काटना और इस पर नक्काशी करना आसान है। इसीलिए हमारे कारीगरों ने इस पर इतनी खूबसूरत जालियां और डिजाइन बनाए हैं। साथ ही ये आग का भी अच्छा प्रतिरोध करता है। और संगमरमर, ताजमहल के अलावा और कहाँ इसका खास इस्तेमाल होता है? संगमरमर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है।
ये मूर्तिकला के लिए बेहतरीन है। साथ ही फर्श और दीवारों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे हमने बात की, ये एसिड को लेकर थोड़ा नाजुक है, इसलिए बाहरी दीवारों पर इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। एक और पत्थर है स्लेट। ये अक्सर पहाड़ों में घरों की छतों पर दिखता है। बिल्कुल। स्लेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पतली पतली परतों में आसानी से टूट जाता है और पानी बिल्कुल नहीं सोखता। अच्छा। इसीलिए ये छत मतलब रूफिंग और फर्श के लिए एक परफेक्ट मटेरियल है। ये नेचुरल वाटरप्रूफिंग का काम करता है। ये सब सुनकर लगता है कि पत्थर कितना कितना परफेक्ट मटेरियल है। लेकिन फिर हम पुरानी इमारतों को वक्त के साथ खराब होते हुए क्यों देखते हैं? पत्थर जैसी मजबूत चीज को भी क्या कोई नुकसान पहुंचा सकता है? अफसोस, हाँ, पत्थर भले ही मजबूत हो, अमर नहीं है। इसके खराब होने के कई कारण हैं। कुछ तो भौतिक हैं, फिजिकल, जैसे दिन में पत्थर का फैलना और रात में सर्दी से सिकुड़ना। ये प्रक्रिया जब हजारों साल चलती है तो पत्थर में दरारें आ जाती हैं। और ठंडी जगहों पर दरारों में पानी जम जाता है और फैलकर पत्थर को तोड़ देता है। तो मतलब जब हम किसी पुरानी इमारत का पत्थर हाथ से छूकर खुरदुरा महसूस करते हैं, तो वो असल में सदियों के मौसम की मार है। हाँ, और साथ में रासायनिक हमले भी हैं, केमिकल अटैक्स। शहरों का प्रदूषण जब बारिश के पानी में घुलता है तो एसिड रेन बनती है। तेजाब की बारिश? हाँ, तेजाब की बारिश। ये संगमरमर और चूना पत्थर को धीरे धीरे खा जाती है, उसे घोल देती है। इसके अलावा पत्थरों पर उगने वाली काई मतलब लाइकेन, वो भी ऐसे केमिकल छोड़ती हैं जो पत्थर को कमजोर करते हैं। तो हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए इसका कोई उपाय तो होगा? हाँ, संरक्षण के तरीके हैं। सबसे आम तरीका है पत्थर पर एक पारदर्शी परिरक्षक प्रेजर्वेटिव केमिकल का लेप लगाना। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो पत्थर को पानी और प्रदूषण से बचाती है। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि केमिकल पत्थर के प्राकृतिक रूप को ना बदले और उसके छिद्रों को पूरी तरह बंद ना करे, ताकि पत्थर सांस लेता रहे। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि एक इमारती पत्थर की कहानी उसके बनने से शुरू होकर चुने जाने, तराशे जाने और फिर सदियों तक मौसम की मार झेलने तक चलती है। ये सिर्फ एक मटेरियल नहीं, ये तो भूविज्ञान और इंजीनियरिंग का एक मिला-जुला अध्याय है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सबक ये है कि सही पत्थर का चुनाव कला और विज्ञान का संतुलन है। हमें सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखनी, बल्कि उसकी मजबूती, उसका व्यवहार और जिस जगह उसे लगाया जा रहा है वहाँ के माहौल को भी समझना होगा। प्रकृति की बनाई इन मजबूत चीजों को भी हमारी देखभाल की जरूरत है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि प्राकृतिक पत्थरों को कैसे चुना और सहेजा जाता है, लेकिन आज कंक्रीट और स्टील के दौर में बिल्डिंग बनाने में पत्थर का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ अमीर इमारतों की सजावट या ऐतिहासिक धरोहरों तक सिमट कर रह जाएगा, या इसकी कुदरती मजबूती और टिकाऊपन आज भी इसे एक बेहतर विकल्प बनाती है?